Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और भाई लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 298 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब हम लोग बाकी के जो 500 क्वेश्चन की सीरीज में बाकी के क्वेश्चंस आज देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 299 बोल रहा है हाउ मैनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। तो जो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक होता है हमारा, तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक ये हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन लिया गया है। तो बोल रहा है ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के बीच में हमारी कितनी स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो भाई हमारी पास जीरो नहीं हो सकती, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक ही जीरो हो। तो जीरो के अलावा हमारी जीरो से ज्यादा हो सकती है, यानी वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, मोर देन जीरो हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे जीरो हो नहीं सकती, सिर्फ वन भी नहीं हो सकती, मोर देन वन ऐसा भी नहीं है, वन भी हो सकती है। मोर देन वन का तो मतलब ये हो गया ना वन से ज्यादा, तो हमारी वन भी हो सकती है स्टेटमेंट। तो मोर देन जीरो मतलब वन जीरो से ज्यादा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 300 की तरफ चलती है। क्वेश्चन नंबर 300 बोल रहा है, देखते हैं। When will the else part of try except else be executed। जो हमारा try और except, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, try except और same else है, ठीक है। तो ट्राई एक्सेप्ट और एल्स में हमारा जो एल्स पार्ट है वो कब एग्जीक्यूट होता है ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो जो ध्यान रखना, जो ट्राई और एक्सेप्ट में हमारा जो एल्स पार्ट होता है, तो एल्स पार्ट के लिए हमें एल्स पार्ट हमारा ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे एक्सेप्शन यहाँ पर अगर क्रिएट हो जाएगा तो हमारा ये, जैसे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में पढ़ते थे ना, अगर हमारा इफ ही एग्जीक्यूट हो गया तो हमें एल्स में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हमारा ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एल्स में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एल्स हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या एल्स पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स, जब एक्सेप्शन आता है तब नहीं। व्हेन नो एक्सेप्शन अगर, जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता तब एग्जीक्यूट होता है, ऐसा भी नहीं है। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स इनटू द एक्सेप्ट ब्लॉक, ये तब एग्जीक्यूट होता है जब एक्सेप्शन एल्स एक्सेप्शन हमारा, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर इज एन एक्स, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर मुझे व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स इन द एक्सेप्ट ब्लॉक, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि ये एक्सेप्शन एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा तब ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। सी वाले ऑप्शन को पढ़ो, मैंने अपोजिट पढ़ लिया था। व्हेन नो एक्सेप्शन अकर, जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा तब एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आती है, आप एक बात याद रखो, आपने नॉर्मली इफ एल्स कंडीशन याद रखी थी, बस उसी से याद रखो एल्स को। अगर हमारा इफ और एल्स में एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, एल्स हमारा कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब हमारा एल्स एग्जीक्यूट होता है ना। तो सेम अगर यहाँ पे इफ की जगह एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट, ट्राई और एक्सेप्ट जब हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा तब जाके, इफ की जगह आप बस ट्राई और एक्सेप्ट समझ लो, जब ट्राई और एक्सेप्ट हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब जाके हमारे एल्स पर बात आएगी। तो व्हेन नो एक्सेप्शन अकर, जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी तब जाके हमारा ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 301 की तरफ चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ क्वेश्चन एक बार में पूरा। देखो और छोटा कर लेते हैं। देखो, इज द फॉलोइंग पाइथन कोड, ये यहाँ पर ये पीडीएफ को क्रिएट करने की वजह से ऐसा हो गया है। यहाँ पर ये जो ट्राई है वो इधर आएगा, ऐसे ही होगा, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक। अब बोल रहा है इज द फॉलोइंग पाइथन कोड इज वैलिड। हाँ ये बिल्कुल वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है। ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली साथ साथ में आ सकती हैं, तो ये बात तो वैलिड होगी, तो इसका आंसर यस होना चाहिए। आगे देखते हैं। नो नो लिखा है तो पहले ही आंसर गलत हो गया, हमसे तो ये बोल रहा है ना वैलिड है या नहीं है, तो नो नो तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो नो। ये हमारा
वैलिड है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका यस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग पाइथन कोड है ये, ट्राई एक्सेप्ट एल्स। अब ये बोल रहा है कि ये जो फॉलोइंग पाइथन कोड है ये वैलिड है या नहीं है। तो भाई हाँ, ट्राई एक्सेप्ट और एल्स भी वैलिड होता है, तो इसका आंसर होगा कि हाँ ये हमारा वैलिड है, ये डॉक्यूमेंटेशन में दिया होता है हमारा, तो यस ये वैलिड है। तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा। ठीक है, हमें नो का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है वैलिड है नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303 क्या बोल रहा है? 303 बोल रहा है कैन वन ब्लॉक एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। क्या एक ब्लॉक में एक से ज्यादा हमारी मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल हो सकती हैं, ये बोल रहा है। तो यस बिल्कुल हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही होगी, यस यस। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में यस और यस आ रहा है, यहाँ नो है, तो ये ऑप्शन तो वैसे सी और नन ऑफ दी मेंशन, ये तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा कि हमारी एक्सेप्ट स्टेटमेंट मल्टीपल एक्सेप्शन में हैंडल हो सकती है नहीं हो सकती, ये पूछ रहा है, तो यस ये तो सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें बोल रहा है लाइक एक्सेप्ट टाइप एरर सिंटेक्स एरर। अब हमको क्या है, देखो अगला बोल रहा है लाइक एक्सेप्ट टाइप एरर और सिंटेक्स एरर। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ईच टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कैन बी स्पेसिफाई डायरेक्टली, देर इज नो नीड टू पुट इन लिस्ट। तो जो एक्सेप्शन होता है वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, हमको उसको लिखने के लिए टाइप एरर और सिंटैक्स एरर्स को लिखने के लिए किसी लिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लाइक एक्सेप्ट टाइप एरर सिंटैक्स एरर, उसको हमें लिखने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग में अलग से इसको हमें लिस्ट के अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, जो हमारा सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होता है हम वो चूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 304 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 में बोल रहा है व्हेन इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट। फाइनली ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है? फाइनली ब्लॉक हमारा, ये बात रखना, चाहे प्रोग्राम में कुछ भी दिया है, ट्राई है, एक्सेप्ट है, कुछ भी दिया है, लेकिन हमारा फाइनली जो ब्लॉक है कोई एग्जीक्यूट हो ना हो ये जरूर एग्जीक्यूट होगा, ये तो पक्का कंफर्म है कि हमेशा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। तो व्हेन देयर इज अ नो एक्सेप्शन, जब कोई एक्सेप्शन है या नहीं नहीं है तभी एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन, जब एक्सेप्शन आएगा सिर्फ ये तब एग्जीक्यूट होगा, नहीं। ओनली इफ सम कंडीशन दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द सेट इज सेटिस्फाइड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफाई कंडीशन दी हो तब एग्जीक्यूट होगा, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, जो फाइनली ब्लॉक है वो हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 बोल रहा है कि ये जो पाइथन का कोड है, डेफिनेशन, देखो इधर लिख देती हूँ, डेफिनेशन फू और ट्राई, ऐसे। अब हमको क्या बोल रहा है, इसका हमें आउटपुट बताना है। देखो भाई क्या बताना है इसका हमें आउटपुट। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमको बोल रहा है डेफिनेशन में फू दिया है, तो सबसे पहले के में जाएगा, फू का है हमारा भाई इधर है। अब यहाँ पर ये इसके पास आ गया, अब यहाँ पर ये वापस इधर जाएगा, ये देखिएगा ट्राई में क्या है, रिटर्न वन, तो रिटर्न वन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फाइनली लगा है और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं दे रहा, सिर्फ रिटर्न कर रहा है। तो हमारा जो फाइनल में क्या है, रिटर्न टू, तो जो रिटर्न टू है वो रिटर्न वन को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्योंकि और देखो इजी तरीका, इसको शॉर्टकट तरीका समझने का कि यहाँ पे प्रिंट कितने दिए हैं, प्रिंट तो सिर्फ एक ही दिया है ना, तो हमारा आउटपुट में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, या तो टू आएगा या वन आएगा। अब टू और वन में से क्या आएगा, जो हमें लास्ट में लिखा है वो पहले वाले को रिप्लेस कर देगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा टू। तो टू ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसका आउटपुट आएगा टू। अगर यहाँ पर दो प्रिंट होते, इस प्रोग्राम में दो प्रिंट होते, तो हमारा ऑप्शन आता वन और टू, लेकिन यहाँ पे प्रिंट तो सिर्फ एक ही, हमें एक ही वैल्यू को प्रिंट कराना है। एक वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, जो फाइनली में लास्ट में दी है। फाइनली में लास्ट में फाइनली वाला हमेशा ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 304 में भी पढ़ चुके हैं। तो फाइनली वाला हमेशा एग्जीक्यूट होता है, यानी फाइनली वाले में क्या दिया है, रिटर्न टू, तो रिटर्न टू हमें हो जाएगा, रिटर्न वन को ये जो वन है वो टू से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें फाइनली जो प्रिंट में आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा टू। तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 306, यही यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका आउटपुट पूछना, डेफिनेशन यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे देखो एक प्रिंट ये लगा है फाइनली, देन प्रिंट टू। अब मैंने बताया ये दो प्रिंट लगे, पहले हमारा ट्राई में जाके ये प्रिंट हो जाएगा, आफ्टर डेट हमारा टू प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा वन और टू राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 307 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 307 में दिया है कि ये हमारी ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर हमें इफ कंडीशन दी है, ये रेस कंडीशन राइज हो रही है, देन एल्स है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, ये इसमें क्या होगा, ये कोड जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, न्यू एक्सेप्शन क्लास मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम बेस एक्सेप्शन, यानी एक हमारी एक्सेप्शन, ये एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे सम एरर एक्सेप्ट में भी यही है, इसमें भी यही है, और यहाँ पे हमें हर चीज का नेम सेम दे रहा है, सम एरर हैज नॉट अकर्ड, सम एरर हैज अकर्ड, मतलब कुछ भी हमें डिफाइन नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर इधर भी रेस में भी सम एरर अराइज हो रही है, इधर भी सम एरर है, और ये देखो स्ट्रिंग जो है वो बोल रहा है इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कुछ भी हमें कंडीशन नहीं दे रहा हमें क्या करना है, क्या कुछ डिफाइन करना है। तो ये जो हमारा कोड है वो इनवैलिड है, यानी ये हमारा इनवैलिड कोड है, बिकॉज ऑफ न्यू एक्सेप्शन क्लास मस्ट बी इनहेरिट द बेस एक्सेप्शन। और यहाँ पे इनहेरिटेंस होगा भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी किसी से कोई किसी को डिफाइन नहीं कर रहा है, इनहेरिटेंस का केस होगा नहीं, एक्सेप्शन वगैरह, हमें ये कोड देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पे एरर है, यानी ये कोड इनवैलिड सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हाँ मैंने जैसा कि अभी बताया है कोड ही इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 308 की तरफ चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वन, देखो ये स्ट्रिंग बराबर ये बोल रहा है कि हमें ये इंटीजर में करना है, तो ये स्ट्रिंग बराबर इंटीजर में करना है, तो देखो जब स्ट्रिंग बराबर हमें इंटीजर की वैल्यू है और बोल रहा है एग्जीक्यूट करना है, तो ये वैसे भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉल्स कंडीशन आ जाएगी आउटपुट में फॉल्स, तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है वी गेट अ फॉल्स, वी गेट अ ट्रू, वी एन टाइप एरर अकर, एन वैल्यू एरर अकर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फॉल्स, क्योंकि स्ट्रिंग है ये और ये हमारा इंटीजर है, दोनों कभी बराबर नहीं होंगी, तो यहाँ पे हमें फॉल्स कंडीशन अराइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 309 की तरफ चलते हैं। देखिए हमको क्या पूछ रहा है, मॉड्यूल के क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल, हमें मॉड्यूल की डेफिनेशन डिफाइन करनी है। तो हमको पता है भाई जो हमारा मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकती है, मॉड्यूल हमारी, मॉड्यूल क्या हो सकता है, मॉड्यूल हमारा कोई भी फंक्शन है, कोई भी क्लास हो सकती है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है। तो मॉड्यूल रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू बी द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है जो हमारा मॉड्यूल होता है वो हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी, देखो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमारे क्या बनते हैं, इंस्ट्रक्शन से मिलके फंक्शन। अब फंक्शन से मिलकर हमारे क्या बने होते हैं भाई, मॉड्यूल, फंक्शन से मिलके हमारे क्या बने होते हैं, मॉड्यूल। तो यहाँ पे क्या बने होते हैं, मॉड्यूल, और बहुत सारे मॉड्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनता है, क्रिएट होता है लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फंक्शन, इधर बना देती हूँ देखो, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमारा होता है फंक्शन, और फंक्शंस के ऊपर हमारा क्या होता है, फंक्शन के ऊपर होता है हमारा, फंक्शंस के ऊपर होता है हमारा, एक सेकेंड इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर बना देती हूँ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर होता है हमारी फंक्शंस, फंक्शंस से मिलके बने होते हैं हमारे क्या, मॉड्यूल, और मॉड्यूल से मिलके क्या बने होते हैं भाई, मॉड्यूल से मिलके बनी होती है हमारी एक लाइब्रेरी। क्लियर हुआ, मॉड्यूल से मिलके क्या बनी होती है, लाइब्रेरी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल क्या है हमारा, कोई भी मॉड्यूल क्या हो सकता है, कोई भी हमारे फंक्शन हो सकते हैं, कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन क्लास प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन है वो हमें बतानी है, डिनोटेड अ ट्रिपल क्वाट ऑफ द प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा मॉड्यूल के बारे में, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी में कि मॉड्यूल की डेफिनेशन ही तो बतानी है ना भैया, देखो हमें इसमें, तो आगे ऑप्शन नंबर बी में हमें बोल रहा है कि डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोग्राम। क्या बोल रहा है कि हमारी जो फंक्शनलिटी है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू द इनकॉर्पोरेटेड ऑफ, भाई ठीक यही बोल रहा है, ये जो मॉड्यूल होते हैं वो किसकी, फंक्शन प्रोग्राम क्लास यही तो होता है, तो इसकी फंक्शनलिटी तो डिफाइन करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगला है डिफाइन द स्पेसिफिकेशन हाउ इट इज यूज, तो ऐसा स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया मॉड्यूल के बारे में, कि ये हमारी फंक्शनलिटी डिफाइन करता है प्रोग्राम की, मॉड्यूल की, सबकी। तो क्वेश्चन नंबर हम 310 की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल। तो मॉड्यूल की कौन सी एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं बोल रहा है कि एडवांटेज है, हमको बोल रहा एडवांटेज नहीं है। तो एडवांटेज क्या नहीं है? प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड को रीयूज करना, प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अप अ टास्क, टास्क को डिवाइड करना, प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस करना। तो यहाँ पर जो नहीं है देखो, तो प्रोवाइड रीयूज प्रोग्राम कोड को कर सकते हैं। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग टास्क, हम अपने मॉड्यूल के द्वारा छोटे छोटे फंक्शंस में प्रोग्राम्स में टास्क डिफाइन करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग, अब मॉड्यूल के द्वारा हमारे प्रोग्राम का साइज रिड्यूस होता है, ये तो कोई बात सही नहीं है कि मॉड्यूल के द्वारा हमारे साइज की बात तो मॉड्यूल नहीं करता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ टेस्टिंग, प्रोवाइड अ एक सेकेंड, प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ टेस्टिंग, वेट जस्ट, प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो ये इंडिविजुअल पार्ट ऑफ प्रोग्राम को टेस्ट भी कर लेता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग अ साइज, साइज की बात नहीं करता मॉड्यूल, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमको एडवांटेज पूछ रहा था, कौन सी एडवांटेज नहीं है, तो ये हमारी एडवांटेज नहीं है, बाकी सारी इसकी एडवांटेज है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 बोल रहा है, जो प्रोग्राम कोड है मेकिंग यूज अ गिवन मॉड्यूल इज कॉल्ड, तो हमारे गिवन मॉड्यूल के लिए जो प्रोग्राम बना होता है, तो प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज फॉर गिवन मॉड्यूल इस कॉल क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, तो जो क्लाइंट होता है, ये मल्टीपल क्लाइंट मॉड्यूल हमारे हो सकते हैं, जो हमारे मेकिंग यूज फॉर गिवन मॉड्यूल, जो हमारे मॉड्यूल को यूज करने वाला होता है वो होता है क्लाइंट, और हमारे मल्टीपल क्लाइंट भी एक मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 312 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 312 बोल रहा है, ब्लैंक इज अ स्ट्रिंग लिटरल डिनोटेड बाय अ ट्रिपल क्वाड, जो स्ट्रिंग लिटरल होते हैं उसे ट्रिपल क्वाड के द्वारा डिफाइन करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट, प्रोग्राम एलिमेंट के स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऑप्शन बोल रहा है इंटरफेस, इसका आंसर मॉड्यूलरिटी, क्लाइंट और डेक डॉक स्ट्रिंग, तो डॉक स्ट्रिंग ये बोल रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए ये, बिकॉज ऑफ दिस कि डॉक स्ट्रिंग जो यूज करते हैं, ये हम प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट। तो याद रखिएगा, डॉक स्ट्रिंग का जो यूज करते हैं हम, ये हम यूज किस लिए करते हैं, ये हम यूज करते हैं प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट, प्रोग्राम के एलिमेंट के स्पेसिफिकेशन के लिए हम डॉक स्ट्रिंग का यूज करते हैं, और इसको हम ट्रिपल क्वाड से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, यानी डॉक स्ट्रिंग का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट की जो स्ट्रिंग होती है, जो हम स्ट्रिंग मतलब हम जो करेक्टर वगैरह लिखते हैं वो सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही तो लिखते हैं, जैसे अभी मैंने अपना नेम लिखा हुआ है, दिस इज स्ट्रिंग। अब मैं एक पूरा ये जो पूरा एक सेंटेंस लिखती हूँ, एक डॉक्यूमेंटेशन, ये मेरी पीडीएफ का डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज डॉक स्ट्रिंग। और उसको डिफाइन करने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंटेशन की स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग ट्रिपल कार्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिपल कार्ड्स का यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन, प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम के एलिमेंट का स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉक स्ट्रिंग यानी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ का करेक्ट आंसर हो गया। 313 की तरफ चलते हैं। 313 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस। तो टॉप डाउन और बॉटम अप का पहले मतलब समझ लीजिए। तो जो टॉप डाउन होता है, तो टॉप डाउन का मतलब होता है डिवाइडिंग अ मॉड्यूल डिजाइन इन ओवरऑल डिजाइन। मतलब टॉप डाउन में क्या करते हैं, हम एक बड़ी चीज को एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, जब ये वाली चीज टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, आपकी जो अभी एजुकेशन वाले सब्जेक्ट है ना, जो सीडीपी वगैरह, उसमें भी आप एक टर्म पढ़ते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, मतलब बच्चों को टॉप डाउन अप्रोच से पढ़ाना चाहिए, बॉटम अप से पढ़ाना चाहिए, तो ये टर्म आते हैं। तो इसका नॉर्मल लैंग्वेज में इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है, टॉप डाउन में मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर उनको सॉल्व करना, यानी कोई पहले ओवरऑल काम करेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें डिफाइन करेंगे। यानी पहले हम बच्चों को पूरा टास्क, पूरा चैप्टर कराएंगे, बाद में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरीके का। तो पहले पूरा ओवरऑल काम करेंगे, बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास में आपने बच्चों को पूरा चैप्टर पढ़ाया, आफ्टर डेट हम उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच में आता है।
बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है इसका रिवर्स, कि पहले हमने छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी प्रॉब्लम्स को, बच्चों को छोटे छोटे टास्क दिए, क्वेश्चन दिए, उनको कलेक्ट होके फिर उनको डिफाइन करके फिर एक चैप्टर, पूरे चैप्टर का हम लोग समझाया कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया। पहले छोटी छोटी चीजें को इकट्ठा करना, फिर एक बड़ा टास्क परफॉर्म करना, दैट इज बॉटम अप। और टॉप डाउन में एक बड़े से छोटा। तो यही हमारी कंप्यूटर की भाषा में, यानी कंप्यूटर यानी हमारे नॉर्मली प्रोग्रामिंग वगैरह में भी हम पढ़ते हैं। देखो चीज़ों का अगर हमें लैंग्वेज पता होगी ना, तो आधे से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन हम गलत इस वजह से कर देते हैं, हमें लैंग्वेज का उसका मीनिंग ही नहीं पता होता। यहाँ पे क्या दिया है, टॉप डाउन। अब देखो, द डिटेल ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन आर द एड्रेस बिफोर द ओवरऑल डिजाइन। पहले एड्रेस दो फिर ओवरऑल डिजाइन, तो ये तो गलत हो गया, वैसे भी ओवरऑल पहले होगा। ओनली द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम आर एड्रेस, सिर्फ डिटेल्स देना प्रोग्राम की, ये भी गलत हो गया। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम इज एड्रेस बिफोर द डिटेल। पहले ओवरऑल डिजाइन का, डिजाइन प्रोग्राम की उसको एड्रेस करो फिर उसकी डिटेल बनाओ। तो ये हमारा सही हो गया। यहाँ पे आपको एक टर्म मिल गया ओवरऑल, तो ओवरऑल पहले डिजाइन होगी फिर उसके छोटे छोटे डिटेल्स दी की जाएंगी। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे टॉप डाउन दिया। टॉप डाउन में पहले ओवरऑल बात आती है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों, बिफोर वगैरह, एड्रेस वगैरह, डिटेल की, इन सब चीजों की बात होती है। पहले बड़ी बात फिर छोटी बात। तो यहाँ पे टॉप डाउन से ऑप्शन नंबर सी हमारे रिलेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। फिर भी हम डी पढ़ लेते हैं, ओनली द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम इज एड्रेस, सिर्फ प्रोग्राम की डिजाइन को एड्रेस करना, ये गलत हो गया। टॉप डाउन का मतलब पहले ओवरऑल, ओवरऑल डिजाइन, ओवरऑल पैकेट, ओवरऑल लाइब्रेरी, फिर मॉड्यूल। तो इस तरीके की बात हमारी टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन डिजाइनिंग प्रोसेस में होती है। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 314 की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे यही बोल रहा है, टॉप डाउन डिजाइन एवरी मॉड्यूल इज ब्रोकन इनटू द सेम नंबर ऑफ सब मॉड्यूल। तो टॉप डाउन, यही क्वेश्चन यही है, आप इसको समझिए। देखिए क्या बोल रहा है कि जो टॉप डाउन हमारी डिजाइन होती है उसमें हमारी जो मॉड्यूल होते हैं पहले वो स्मॉल, मतलब सेम सब मॉड्यूल्स में ब्रोकन हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मॉड्यूल हमारे बड़े मॉड्यूल में, सब मॉड्यूल हमारे एक बड़े मॉड्यूल को बनाता है, ये बोल रहा होता तो ये बात तो सही है। लेकिन अ, बड़े से मतलब सब नंबर ऑफ मॉड्यूल में ब्रेक हो जाएंगे, ये बात गलत है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फॉल्स, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 315 की तरफ चलते हैं। ऑल द मॉड्यूल डिजाइंस आर बिकॉज द टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस, जितने भी हमारे मॉड्यूल होते हैं वो टॉप डाउन डिजाइन की वजह से बनते हैं। सारी प्रोसेस हमारी जितनी भी मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं वो क्या टॉप डाउन डिजाइन की प्रोसेस से बनते हैं? ऐसा तो नहीं है सारे ही बनते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 315 का हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे सारे मॉड्यूल ही टॉप डाउन डिजाइन से क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 316 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 316 क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं, शायद अब पूरा एक बार में आ जाएगा। देखो ये मैंने इसलिए, अभी मैं इसकी स्क्रीन को इंक्रीज कर लूंगी, अभी आपको मैं पूरा एक बार में समझाने के लिए मैंने इसको छोटा किया है। देखो ये है हमारा पूरा एक प्रोग्राम। जो डेफिनेशन है वो चेंज नाम से, अब बोल क्या रहा है, हमको बोल रहा है कि इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है। इस कोड का क्या फाइंड करना है भाई, हमें आउटपुट। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पर इस डेफिनेशन में हमें नेम दिया है ए, फिर हमें अगेन प्रिंट बी कराया है, बी को डिफाइन इसमें किया है, फॉर एक्स इंटू, यहाँ पे कॉमा नहीं है। मॉड्यूल 2 में हमें डेफिनेशन दी है, इसको भी चेंज, देखो हाँ यहाँ पर गड़बड़ ये है कि डेफिनेशन 1 में और डेफिनेशन 2 में हमको सेम तरीके के मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए दे दिए हैं, और यहाँ पे ये नाम एक जैसे हो गए हैं। तो नेम क्लैश हो जाएगा, मतलब आपका जो घर का नेम है, बाहर का नेम है, एक ही है। हमें घर वाले को ग्लोबल और लोकल सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाएगी। हमारे यहाँ पे नेम क्लैशेस आ जाएंगे कि भाई क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों के नेम सेम है, तो नेम क्लैशेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई इनवैलिड या नेम क्लैशेस टाइप का ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, तो देयर इज एन नेम क्लैश, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, याद करने वाली चीज ये है कि अगर हमारी 2 डेफिनेशन क्रिएट है किसी भी प्रोग्राम में, शॉर्ट तरीके से याद रखिए। अगर हमारी प्रोग्राम में 2 डेफिनेशन क्रिएट है, दोनों के नेम सेम है, जैसे ये चेंज नाम से डेफिनेशन बनाई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए दे दिया है, तो वहां पे हो सकता है 99% चांसेस ये है
इजी शॉर्ट ट्रिक के लिए ही बता रही हूँ, आपको एग्जाम में ऑप्शन लगाना है तो 99% चांसेस ये हैं कि वहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन इनवैलिड होगा या नेम क्लैशेस टाइप का ऑप्शन आएगा। बस ये शॉर्ट तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये चीजें इन डिटेल कराऊं। ठीक है, तो अभी ऑप्शन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मेन मॉड्यूल। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से गलत है मॉड्यूल के बारे में, मेन मॉड्यूल के बारे में। तो भाई देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 317, देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है भाई मेन मॉड्यूल में इंपोर्ट एनी नंबर ऑफ मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल में कोई भी नंबर ऑफ मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर ए है व्हेन अ पाइथन फाइल इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड इट इज कंसीडर्ड मेन मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम। जब पाइथन की फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसको वो डायरेक्टली हमारी मेन मॉड्यूल के द्वारा कंसीडर की जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है स्पेशल नेम गिवन टू द मेन मॉड्यूल, इस तरीके से हम अपने स्पेशल नेम को मेन मॉड्यूल में दे सकते हैं, तो ये बात भी सही है। अगला, हम अदर मेन मॉड्यूल कैन बी इम्पोर्ट मेन मॉड्यूल, हमारे मेन मॉड्यूल में हम किसी और मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ये बात हमारी गलत हो गई कि हम मॉड्यूल को नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे नॉट लगा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये बोल रहा है अदर मेन मॉड्यूल कैन बी इम्पोर्ट मेन मॉड्यूल। तो क्या आप खुद बताइए आपके मेन मॉड्यूल में कोई दूसरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो सकता है? हमारे मेन मॉड्यूल में वही मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्ट होंगे जो हमारे जिसके द्वारा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए होंगे ऐसा भी मुझे लगता है, और ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे मॉड्यूल से लिए गए हैं, इस वजह से ही मैं आपको करा रही हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस। जो नेम स्पेस होते हैं, हमारे नेम स्पेस तीन टाइप के होते हैं, ग्लोबल, लोकल और बिल्ट इन। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि हमारा ग्लोबल, लोकल, बिल्ट इन जो नेम स्पेसेस होते हैं, इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी वाली कोई बात पूछी जा सकती है कि किसकी प्रायोरिटी पहले होती है, किसकी बाद में। तो फर्स्ट लोकल की होती है, सेकंड ग्लोबल की होती है और थर्ड बिल्ट इन की होती है। प्रोग्राम में अगर ये तीनों मॉड्यूल है, तीनों ही हमारे नेम स्पेस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमारा लोकल वाला एग्जीक्यूट होगा, देन ग्लोबल वाला एंड देन बिल्ट इन वाला, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे कोई भी वैलिड नेम स्पेस नहीं होते, देखो यहाँ पे ग्लोबल दिया है, ये है, उसके अलावा बिल्ट इन भी है, लोकल भी है, पब्लिक नेम स्पेस नाम का कोई भी हमारा बिल्ट इन, पब्लिक नेम स्पेस नाम का कोई भी हमारा मॉड्यूल वैलिड नेम स्पेस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बोल रहा है नॉट वैलिड नेम स्पेस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वैलिड नेम स्पेस नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 319, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट द इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम को इंपोर्ट करने के लिए इसमें से कौन सी बात हमारी फॉल्स है? द नेम स्पेस ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल बिकम्स पार्ट ऑफ इंपोर्टिंग मॉड्यूल। जो नेम स्पेस होता है, हम मॉड्यूल में अगर बनाते हैं, नेम स्पेस देते हैं, तो वो हमारे इंपोर्टिंग मॉड्यूल का पार्ट बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि हमारा जो अगर कोई भी इंपोर्ट मॉड्यूल है, जैसे कि इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी है हमारी, तो कोई भी हमारी लाइब्रेरी जो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, हम उसमें नेम स्पेस दे देते हैं, तो वो हमारे इंपोर्ट में वो हमारे इंपोर्ट मॉड्यूल का पार्ट बन जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला है फ्रॉम फ्रॉम ऑफ फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ इंपोर्ट प्रिवेंट नेम क्लैश। तो हाँ, नेम क्लैशेस आ जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो नेम क्लैशेस हमारे इंपोर्ट, अगर हम एक जैसे नेम दे देते हैं तो हमारे नेम क्लैश हो जाते हैं वहां पर, तो ये बात बिल्कुल सही है। द नेम स्पेस ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल बिकम्स अवेलेबल इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो नेम स्पेस ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल बिकम्स अवेलेबल इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो नेम स्पेस हमारे मॉड्यूल में हम बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये नेम स्पेस हम डिफाइन कर सकते हैं। इंपोर्टिंग जो इंपोर्टिंग ऑलरेडी मॉड्यूल है, हम उसमें ऑलरेडी अपने नेम स्पेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती हूँ इंपोर्ट इंपोर्ट पांडास एस पी डी।
तो ये मैंने पांडास एस पीडी बनाया, तो ये पीडी मैंने नेम स्पेस ही तो बनाया, अपने हिसाब से तो डिफाइन किया, तो ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं अगर दो मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी है तो दोनों के नेम मैं ऐसे पीडी नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही? दोनों के नेम नहीं सेम कर सकती हूँ, पर मैं कर सकती हूँ। तो ये बात बोल रहा है, ये बिल्कुल सही हो गया। द आइडेंटिफायर्स इज अ मॉड्यूल एज एक्सेस। अब इस पीडी से मैं अपना आइडेंटिफायर बना सकती हूँ, इसके अंदर मैं कोई भी लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट करा सकती हूँ, कुछ भी मैं इंपोर्ट करा सकती हूँ इस पीडी के अंदर, ये वेरिएबल कोई भी इंपोर्ट करा सकती हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया। नॉट बोल रहा है तो नॉट यही है, ठीक है। तो नेम स्पेस इंपोर्टेड, अब ये इसका पार्ट नहीं बन गया पांडास का, हमारे पास लाइब्रेरी तो यही है ऑलरेडी, लेकिन हमें इसका शॉर्ट नेम के लिए हमने इसको एस पीडी कर दिया, हमने इसका नाम पीडी रख दिया, जिससे कि हमें बार बार पांडास नहीं लिखना पड़े। तो समझ में आया होगा आपको कि ये इसका पार्ट नहीं होता, ये पीडी का पार्ट नहीं बन जाएगा। आप पीडी की जगह इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, मैं ऐसी आशा करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 320 की तरफ चलते हैं। इसमें अभी बोल रहा है फॉर्म इंपोर्ट में कौन सी बात फॉल्स है, तो देखते हैं। बोल रहा है द सिंटेक्स इज फॉर्म मॉड्यूल नेम इंपोर्ट आइडेंटिफायर। तो ये बात सही है कि हमारा जो सिंटेक्स होता है फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट आइडेंटिफायर में, वो सही ये हो सकता है, हम सिंटेक्स दे सकते हैं अपना, तो ये बात सही है। द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट प्रिवेंट नेम क्लैशेस। तो जो फॉर्म होता है वो उसके द्वारा हम अपने नेम क्लैशेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर्म मॉड्यूल के द्वारा हम नेम फॉर्म मॉड्यूल यानी फॉर्म हमने इंपोर्ट किया, तो उसके द्वारा हम नेम क्लैशेस को नहीं बचा सकते कि दो मॉड्यूल के नेम सेम दे दें और वो उनको क्लैशेस ना करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। द नेम स्पेस ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो जो नेम स्पेस होते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल के, बिकम अ पार्ट ऑफ इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो ये बात हमारी सही हो गई काफी हद तक, कि अगर हमने फॉर्म इंपोर्ट कर दिया है, अगर हमने फॉर्म बना दिया, फॉर्म इंपोर्ट फिर पांडा से पीडी लिखा, तो तब जाके ये पीडी इसका पार्ट क्रिएट हो जाएगा, तो ये बन सकता है फॉर्म के द्वारा, उससे पहले नहीं। दोनों बातों में अंतर है। अभी मैंने बताया था, अभी तक फॉर्म की बात नहीं हो रही थी, अभी तक सिर्फ बात हो रही थी मॉड्यूल की इंपोर्ट, पांडास एस पीडी इंपोर्ट नमपी एस एनपी, तो नहीं बनेगा। लेकिन मैंने अगर फॉर्म इंपोर्ट कर दिया तो ये बन जाएगा। द आइडेंटिफायर, लेकिन इसके द्वारा हमारे नेम क्लैशेस को प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो नेम स्पेसेस हमें नेम जो नेम है नेम डिफाइन कर रहे हैं वो अलग अलग करने पड़ेंगे। The identifiers in module are the access directly as identifier। जो identifier in module होते हैं वो access किए जा सकते हैं directly identifier के द्वारा। तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यही बोल रहा है कि अगर हमने फॉर्म इंपोर्ट कर दिया तो हमारा नेम क्लैश नहीं होगा, मतलब दो चीजों के दो मॉड्यूल्स के नेम सेम दे देंगे तो वहां पे क्लैशेस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लैशेस आएंगे, हमें नेम ही अलग देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 321 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 बोल रहा है भाई कि विच ऑफ द स्टेटमेंट मॉड्यूल इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इन द फॉर्म इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट आइडेंटिफायर बिगनिंग टू अंडरस्कोर्स आर प्रिवेंट आर इंपोर्टेड। फॉर्म जो इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट आइडेंटिफायर बिगनिंग टू अंडरस्कोर आर प्रिवेंट आर नॉट इंपोर्टेड। तो उनको हम दो अंडरस्कोर के द्वारा, अगर हमने कोई आइडेंटिफायर अपने हिसाब से लिखा है तो उसको ये बोल रहा है आइडेंटिफायर बिगनिंग हमने दो अंडरस्कोर लगाए हैं, टू अंडरस्कोर आर प्राइवेट टू आर नॉट इंपोर्टेड, तो उनको हम इसके द्वारा प्राइवेट कर सकते हैं। ये बात तो हमारी सही हो गई। अगला ऑप्शन है, देखो इनको आपको थोड़ा सा समझने में मुझे ऐसा लगता है समय लग रहा होगा, उसका रीजन है कि आपने नहीं पढ़े हैं। आप अगर वीडियो को एक दो बार भी सुनते हैं, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वीडियो को दो बार सुन लो, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, या एक जगह जो मैं बता रही हूँ ना नोट कर लो और फिर रिवीजन कर लो। अगला है DIR यानी डिक्शनरी के लिए बिल्ट इन फंक्शन मॉनिटर द आइटम्स ऑफ नेम स्पेस ऑफ मेन मॉड्यूल। तो ये हाँ, ये हमारे मॉनिटर करने के काम आता है। DIR जो बिल्ट इन फंक्शन होता है ये हमारे नेम स्पेस को मॉनिटर करने के काम आता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। इन द फॉर्म इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट ऑल आइडेंटिफाई रिगार्डलेस ऑफ द वेदर दे आर प्राइवेट और पब्लिक आर इंपोर्टेड। भाई कोई भी फॉर्म के द्वारा प्राइवेट हो या पब्लिक हो हम उसको इंपोर्ट कर देते हैं, ये ऐसा बोल रहा है कि कंपल्सरी कि हाँ भाई ऑल फॉर्म इंपोर्ट के द्वारा कोई भी प्राइवेट हो पब्लिक हो लेकिन वो इंपोर्ट हो ही जाते हैं। ऑल आइडेंटिफाइड कुछ भी कोई भी आइडेंटिफाई इंपोर्ट
इम्पोर्ट हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। व्हेन अ मॉड्यूल इज लोडेड a compiled version of the module file extension is pyc automatically produce। तो जो मॉड्यूल, अगर हम कोई भी मॉड्यूल लोड करते हैं तो जो उसका फाइल एक्सटेंशन बनता है, वैसे पाइथन का फाइल एक्सटेंशन होता है py, लेकिन अगर हम कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो फाइल एक्सटेंशन बनता है वो बन जाता है pyc। अगर हमने कोई भी मॉड्यूल लोड किया कंपाइल वर्जन में, अपने वर्जन में हमने मतलब हमारे द्वारा डिफाइन किया गया मॉड्यूल हमने अगर लोड किया तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन बन जाता है वो बन जाता है .pyc। क्लियर? तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 322 की तरफ चलते हैं। 322 क्या बोल रहा है? ये एक मैथ फॉर्म में फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। अब बोल रहा है प्रिंट करना है मैथ फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहली बात कि जो हमने यहाँ पर जो फैक्टोरियल ये दिया हुआ है, इसके अंदर फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, ये गलत हो गया। फ्रॉम इम्पोर्ट द इम्पोर्टेड आइडेंटिफायर फैक्टोरियल आर नॉट, मतलब हम इस तरीके से फैक्टोरियल आइडेंटिफायर इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो फैक्टोरियल के लिए हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है फैक्ट, हम इस तरीके से फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं कर सकते। इंपोर्ट आइडेंटिफायर इन केस फैक्टोरियल आर नॉट स्पेसिफाई अलोंग विद मॉड्यूल नेम। तो बात याद रखेंगे आप कि फॉर्म इंपोर्ट में द आइडेंटिफायर फैक्टोरियल आर नॉट स्पेसिफाई अलोंग विद मॉड्यूल नेम। जो मॉड्यूल नेम के साथ हमारा आइडेंटिफायर स्पेसिफाई नहीं होगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते। ये हमारा मॉड्यूल नेम है मैथ डॉट फैक्टोरियल, हम इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी? एरर, क्योंकि इस तरीके से हम अपने मैथ फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। द स्टेटमेंट 120 नहीं। अगर ये सही होता है तो इसका आंसर आ जाता है, फैक्टोरियल निकालना तो आता होगा ना, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। लेकिन यहाँ पे आएगी एरर, नथिंग इज प्रिंटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरर मेंशन फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट मैथ मॉड्यूल। फैक्टोरियल मैथ मॉड्यूल में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्टोरियल तो एग्जिस्ट करता है। द अगला है द स्टेटमेंट शुड बी, जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, प्रिंट। देखो ऑलरेडी हम मैथ फ्रॉम इसमें कर चुके हैं, मैथ मॉड्यूल में इसको मैथ डॉट फैक्टोरियल पता है हम कब लिखते? जब यहाँ पे फैक्टोरियल इसका पार्ट नहीं होता। लेकिन फैक्टोरियल तो ऑलरेडी मैथ में, मैथ लाइब्रेरी में इंपोर्टेड है ना। मैथ को ऑलरेडी पता है फैक्टोरियल क्या चीज है, सम क्या चीज है, डिवाइड क्या चीज है, फ्लोर क्या चीज है, इंट क्या चीज है, मैथ को तो ऑलरेडी पता है ना। तो उसको हमें अलग से डिफाइन करने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरीके से। और प्रिंट में आपने कभी नहीं देखा होगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम डॉट लगा के ऐसा तो नहीं लिखते, कॉमा लगा देते हैं, डॉट लगा के नहीं लिखते। कॉमा लगाने का यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल दिया है तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, प्रिंट फैक्टोरियल और फिर 5। हम इसको ऐसे लिखते तो ये डायरेक्टली हमारा मैथ लाइब्रेरी से कनेक्शन इसका स्टेब्लिश हो जाता और ये हमें 120 प्रिंट करा देता, क्योंकि ये मैथ फंक्शन ऑलरेडी हमारी जो फैक्टोरियल है, जो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है वो हमारी मैथ लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैथ मॉड्यूल में सॉरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें इसको अलग से मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323 की तरफ चलते हैं। 323 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन विच लुक्स एंड आइडेंटिफायर। अभी मैंने बताया जो नेम स्पेसेस होते हैं उसका जो हमारा आइडेंटिफायर के जो नेम स्पेसेस होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, बाद में 3 ही होते हैं। देखो, लोकल, ग्लोबल और बिल्ट इन। और सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट लोकल होगा, फिर ग्लोबल होगा, फिर बिल्ट इन होगा, यही याद रखना। देखो, पाइथन फर्स्ट सर्च इज द ग्लोबल नेम स्पेस, नहीं, सबसे पहले क्या करता है? लोकल। पाइथन फर्स्ट सर्च द लोकल नेम स्पेस, ठीक है, वेरी गुड, देन ग्लोबल नेम स्पेस, फाइनली बिल्ट इन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन। आगे बोल रहा है, एक सेकेंड लिस्ट क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर देखो, लिस्ट
इस तरीके से हमारी लिस्ट क्रिएट हो सकती है। लिस्ट हमारी इस तरीके से, लिस्ट का ये साइन होता है, इस तरीके से हम कैप दोनों बड़े वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम अपनी लिस्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी हम इस तरीके से अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर 1 2 3, तो टपल के अंदर भी हम अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये सारे ही हमारे सही हो गए तरीके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 325 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 325 में भाई कि हमको आउटपुट निकालना है हेलो का। तो हम हेलो का आउटपुट निकालेंगे कि देखो सबसे पहले हमारी पहली वाली लिस्ट है, तो लिस्ट बना हुआ है तो लिस्ट का साइन ये होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा एच आ जाएगा, उसके बाद कॉमा, फिर ई एग्जीक्यूट होगा स्ट्रिंग की तरह, फिर एल, देन फिर अगेन एल, और देन फिर ओ। ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 326 बोल रहा है सपोज लिस्ट एग्जांपल इतना, उसके बाद व्हाट इज द लेंथ, हमें लेंथ पूछ रहा है लिस्ट की। जो हमें लिस्ट का एग्जांपल दिया, लिस्ट एग्जांपल नाम से हमारी एक लिस्ट है, उसका हमको क्या बोल रहा है, उसका हमसे पूछ रहा है लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालते हैं भाई, देखो काउंट कर लो जितने नंबर ऑफ हमारे करेक्टर्स हैं उन सबको काउंट कर लो, वही हमारी लेंथ होगी। तो 1 2 3 4 5, तो हमारी लेंथ कितनी होगी 5। ठीक है, अगर हमसे बोला जाता है इसकी रेंज बताओ, तो रेंज क्या होगी 0 to 4, यानी जीरो इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग होती है वो फर्स्ट वाली इंडेक्सिंग से लास्ट वाली इंडेक्सिंग तक हमारी रेंज होती है 0 1 2 3 4। तो इसकी कोई हमसे रेंज पूछता तो रेंज हो जाती है 0 to 5, 0 to 4, सॉरी 0 to 4। क्वेश्चन नंबर 327 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 बोल रहा है कि अ, हमको ये नंबर दिए हैं, इसमें हमें मैक्सिमम बताना है कि इसमें से मैक्सिमम क्या है। तो देखो 0 1 2 3, तो ये हमारी इंडेक्सिंग होगी। इनमें से हमें सब टर्म में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिस्ट क्या होगी, मैक्सिमम लिस्ट क्या होगी हमारी, देखो 1 2 4 5 4 5 4, ये हमारा मैक्सिमम दिख रहा है आपको, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 328 की तरफ चलते हैं कि सपोज हमको लिस्ट दी हुई है 3 5 25 1 3, हमको मिनिमम लिस्ट बतानी है, तो इसमें से हमारा मिनिमम टर्म हमें 1 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329 की तरफ चलते हैं। 329 बोल रहा है कि हमें लिस्ट दी है 1 5 4, अब इनका हमें सम निकालना है। तो भाई 1 + 5 पर +9 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 + 1 = 10 और 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 15। कितने सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। सब तरीके के क्वेश्चन आप कहेंगे मैम वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी आप कहेंगे मैम वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो किस सभी तरीके के सिंपल टफ पेपर से ऐसा नहीं है बिल्कुल डिफिकल्ट बनेगा या बिल्कुल सरल भी बनेगा। सारे तरीके के क्वेश्चन होंगे, कुछ इजी कुछ मॉडरेट कुछ कॉम्प्लेक्स, सारी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो सारी तरीके के करने भी चाहिए हमें। प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, एटलीस्ट हम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं है इतना, तो एटलीस्ट हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो उससे रिलेटेड चीजें, एक क्वेश्चन को करने से हम 4 चीजें सीख रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है ना आपके लिए। टू शफल्स द लिस्ट से लिस्ट वन, द फंक्शन डू वी यूज, तो भाई हम शफल के लिए क्या यूज करते हैं, तो शफल के लिए याद रखिएगा हम एक शफल के लिए हम यूज करते हैं रैंडम डॉट शफल नाम का फंक्शन है, उसको हम यूज करते हैं शफल के लिए। तो उसके अंदर हमारी जो भी लिस्ट होती है, जैसे हमारी यहाँ पे लिस्ट दी है लिस्ट 1, तो उस लिस्ट को अंदर उसका पास करा देते हैं, तो रैंडम डॉट शफल लिस्ट 1, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 331, क्वेश्चन नंबर 331 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 331 क्या बोल रहा है कि सपोज हमारे पास जो लिस्ट है वो 4 2 4 2 4 5 2 1 0 है। ठीक है, अब ये हमारी लिस्ट है, पूछ रहा क्या है, करेक्शन ऑफ स्लाइसिंग, तो हमें इसकी स्लाइसिंग करनी है। तो भैया हमें पता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें इसकी करेक्ट स्लाइसिंग देखनी है। तो हम स्लाइसिंग को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 से हमारी स्टार्टिंग हो, इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 से पहले के सारे नंबर लिख सकते हैं। प्रिंट लिस्ट -2, इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं कि हाँ ये, और लास्ट वाले नंबर्स को हम ऐसे करते हैं -1 -2 -3 -4, अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइसिंग करनी हो तो -6 -7 इस -8, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपोजिट स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 क्या बोल रहा है कि भाई हमें लेंथ निकालनी है, और लेंथ निकालनी है -1 वाले की। तो देखो भाई, तो -1 वाले की देखो ये 2 है, ये
ये 33 है, ये 222 है, ये 222 है, ये 14 है, ये 25 है। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन से इंडेक्सिंग करूँ तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। ठीक है, मुझे लिस्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है? -1 वाले की। तो -1 वाले की वैल्यू क्या होगी? 25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। लिस्ट दी है भाई हमें 233, 233, 222 और 14 और 25। पूछ रहा क्या है? लिस्ट निकालना है। -1 से हमें ट्रेवर्सिंग करनी है। -1 से करनी है तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है क्या है कि हमें इसकी ट्रेवर्सिंग करनी है। तो भाई देखो, यहाँ से अगर हम करेंगे -1 से, तो देखो हमको इसके आगे कॉलन लगे हैं। तो -1 के आगे कॉलन लगे हैं, यानी इसके इससे पहले वाली सारी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए, यही तो होगा। इससे पहले की हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा आपके हिसाब से, अभी मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ, आप इसका आंसर निकालेंगे 25, 14, 2, 2, 2 और 3, 3 और 2। यही निकालेंगे ना, क्योंकि स्लाइसिंग अपोजिट डायरेक्शन में दी है। पर इसका आंसर हो जाएगा अब गलत। ठीक है, इसका आंसर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आगे लगा हुआ है। दो कोलन की साइन हमें आगे लगे हैं। आगे का मतलब क्या हो गया? अभी हम लोगों को आगे का मतलब समझना है, क्योंकि इसका मतलब हो गया जो शेल है हमारा, ये लिस्ट वाला, ये एग्जीक्यूट होगा कहाँ से? -1 से पहले से, -1 से पहले से। यानी देखो, ये ऐसे दिया है हमें, ये हमें ऐसे दी है स्लाइसिंग। इसका मतलब हो गया -1 से अगर हमें ऐसे दिया होता तो हमारा सही था। अगर हमें इस तरीके से दिया होता तो हमारा ये भी सही था, ये भी सही था। लेकिन हमको क्या दिया? अब आगे कॉलन लगे हैं। इसका मतलब है इस -1 वाले को छोड़ के हमें आगे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। -1 की क्या है कोडिंग? देखो, -1, -1, -2, -3, -4, -5। तो हमें माइनस वाले को छोड़कर, यानी अब देखो हमारी प्रिंट हो जाएगा 2, 3, 3, 2, 2 और 14। माइनस वाले को छोड़कर हमें बाकी के सारे प्रिंट करने, मतलब इससे आगे की। तो -1 को इसको छोड़ दो, इससे आगे की जितने भी हैं एज इट इज वो प्रिंट कर दो। इसका मतलब ये होता है इस वाले का कि -1 वाली जो इंडेक्सिंग है उसको छोड़ दो, और उससे आगे के जितने भी टर्म्स है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 3, 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग आंसर गलत लगा के आएंगे। इसका आंसर ये लगा के आएंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि स्लाइसिंग में साइन का मेन खेल होता है। और इसका आंसर हमारा आ जाएगा इस वाले लास्ट वाले टर्म को, लास्ट वाले इंडेक्स को छोड़कर बाकी सबको प्रिंट करा देना। ठीक है, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होती स्लाइसिंग तो आपका आंसर सही होता, या फिर इस तरीके से स्लाइसिंग होती तो भी आपका आंसर सही होता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल? तो इसमें से टपल क्या है? टपल को हम स्मॉल राउंड ब्रैकेट के द्वारा लिखते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3 स्मॉल ब्रैकेट लगे हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट ही हमारा टपल होता है। अगर लिस्ट पूछी जाती तो ये सही था, डिक्शनरी पूछी जाती तो ये सही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 335 में बोल रहा है टपल है भाई, तो टपल को हमें प्रिंट कराना है। तो टपल को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं टपल का, टी का। तो हमको अब इसमें से पूछ रहा है इनकरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट टपल को हम इसमें प्रिंट करा देते, लेकिन यहाँ पर हमें लिस्ट दिया है साइन, ये लिस्ट दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ट्रिपल को हम टी से डिनोट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? लिस्ट दिया है। अगर ये राउंड ब्रैकेट होता, स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट होता तो ये सही होता। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में क्या क्या दिया है? देखो, ये दिया है तो ये सही है। ठीक है, उसके अलावा ये दिया है तो ये भी सही है, ये दिया है तो ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टी और हमारे ये वाले ब्रैकेट लगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारे आते हैं लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 336 की तरफ चलते हैं। 336 क्या बोल रहा है? इस वाले कोड का हमें आउटपुट निकालना है, और टी हमको बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर टी और स्लाइसिंग दी है, लेकिन हमें ऊपर कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इसका ऊपर हमारा डिफाइन हो जाएगा टी। इसको सही कर लीजिएगा और हो जाएगा 1, 2,
4 3। तो इस तरीके से दिया हुआ है, हमें टपल दिया हुआ है, उसमें हमें 1 और 3 की स्लाइसिंग बतानी है। तो स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग से हम करते हैं 0 1 2 3। तो अगर हमें स्लाइसिंग बतानी है तो हम क्या स्लाइसिंग कैसे करते हैं, हमें 1 से स्टार्ट करनी है ना, तो ये स्टार्टिंग होता है, ये एंड होता है, और जो एंड होता है उसको छोड़कर उससे एक पहले की वैल्यू को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर हमारी वैल्यू क्या क्या डिनोट होगी, 1 से 3 तक, यानी 1 और कॉमा 2 वाली इंडेक्सिंग। और 1 नंबर की इंडेक्सिंग पे क्या लिखा है 2, और 2 नंबर की इंडेक्सिंग पे क्या लिखा है 4। और ये किस में होगा शो, हमारे टपल के अंदर। टपल को किससे बनाते हैं, स्मॉल राउंड ब्रैकेट से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 338 की तरफ 337 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 337 बोल रहा है कि इसका हमें आउटपुट बताना है। अब इसका आउटपुट कैसे निकालना है, ये 1 है और ये स्लाइसिंग में हमें माइनस का 1 दिया हुआ है। माइनस का 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि अब हमें इसका देखो 1 2 3 4, पहले हमें 1 2 3 4 ऐसे करना है। तो हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, 0 0 1 2 3, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइसिंग करनी है तो -1 -2 -3 और -4। अब हमको स्लाइसिंग में क्या दिया है भाई, 1 और -1 की। तो 1 से लेकर स्टार्ट यहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। तो एंड से, तो इस -1 से पहले की और इस 1 के बाद की, तो क्या होगी भाई, इस 1 से बाद की और -1 से पहले की। तो 1 नंबर की स्लाइसिंग में स्टार्टिंग वाला तो लेते ही है, यानी 1 वाला तो लेंगे ही, और -1 से पहले यानी 3 वाले इंडेक्स में क्या है, 2 वाली वैल्यू। तो 1 2 वाली वैल्यू, यानी -3 -2 वाली वैल्यू, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये लिखा है 1 2 3 4 3, और इसको हमें रेंज है इसकी 1 से -1, एंड करना है -1। अगर हम इसको स्टार्टिंग वाली स्लाइसिंग करें तो 0 1 2 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाली स्लाइसिंग के हिसाब से हमारी 2 नंबर वाली वैल्यू से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा। तो 2 4 3, ठीक है। सिर्फ अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, एंड क्या हो रहा है, -1 से लास्ट करना है। तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हमें, क्योंकि ये तो हमारा वैसे भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमें स्टार्ट 1 से करना था। अब हमारी वैल्यू क्या क्या बची, देखो माइनस से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपोजिट, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं वाली वैल्यू हम नहीं लेते, यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं वाली वैल्यू नहीं लेते। तो हमारी वैल्यू के आगे माइनस के 2 नंबर वाली इंडेक्सिंग और माइनस के 3 नंबर वाली इंडेक्सिंग, तो दैट इज हमारी 2 और 4। समझ में आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 4। नहीं समझ में आया, एक और चीज से समझो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 लिया है, 1 2 4 3 है हमारी लिस्ट में। अगर मैं इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग करूँ तो रहेगा 0 1 2 3। इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करूँ तो -1 -2 -3 -4। अगर मैं इस, यानी ये वाली 3 इंडेक्सिंग इस -1 की इंडेक्सिंग के बराबर है, और इस ये वाली 1 इंडेक्सिंग -3 इंडेक्सिंग के बराबर है। मुझे इंडेक्सिंग कहाँ से करनी है, 1 से लेकर -1 तक। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग तो 1 से ही होगा, स्टार्टिंग 1 से होगा। 1 वाली इंडेक्सिंग क्या है 2, और -1 वाली इंडेक्सिंग क्या है 3, और हम लास्ट वाले टर्म को लेते नहीं है, तो लास्ट वाले टर्म को तो हम लेंगे नहीं, यानी ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा 4, तो 4 आएगा या नहीं आएगा, 4 तो आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। तो ये हमारा टबल के अंदर लिखेंगे, इस तरीके से हम ऐसे नोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अभी ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 338 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 बोल रहा है, ये हमको टपल दिया हुआ है। अब इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर लेंथ t, 2, मतलब इसका मतलब होता है फॉर आई इन रेंज, मतलब जो आई की जो रेंज है वो भाई स्टार्टिंग हो रही है 0 से, एंड कहाँ तक हो रही है, लेंथ ऑफ टी। लेंथ ऑफ टी क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ कितनी है 6 तक, और इसका मतलब होता है गैप। तो बेसिकली जो हमारी रेंज होती है वो होती है स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा गैप। तो इस तरीके से हमारी रेंज डिसाइड होती है। तो ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, ये गैप हो गया। तो हम अब देखो, अब 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारी जो रेंज हो गई वो 0 से 5 तक होगी, लेकिन हमें गैप किस किस का लेना है, 2 का। तो सबसे पहले हमारी जो आई में वैल्यू आएगी वो आएगी 0 नंबर की, तो 0 नंबर की वैल्यू में हमारा 1 है, तो 1 आ जाएगा। फिर क्या है, फिर भाई 2 का गैप लो, तो 1 में अगर मैं 0 में 2 को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 पहले आई में हमारा 0 था, 0 इंडेक्स था, तो 0 इंडेक्स वाले यानी 1 आ गया। अब आई में मेरी 2 प्लस होगा, यानी अब गैप 2 का है ना, 2 प्लस होगा, तो कितनी रेंज हो गई, 2 की, 2 की रेंज हो गई। अब 2 की इंडेक्सिंग पर हमारी क्या वैल्यू है 4, तो अब 4 हो गया। फिर 2 का गैप करो, फिर 2 का गैप करोगे तो 3 को छोड़ो, फिर 2 में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 8, तो फिर क्या आ गया 8। फिर अगेन 2 ऐड करो, 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 6। तो अब हमारे यहाँ पे 6 नंबर की कोई इंडेक्सिंग है नहीं है, नहीं है। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 148, और किस में आ जाएगा भाई, टपल दिया तो टपल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
148 किस में आ रहा है, सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 339 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक जॉन डिक्शनरी दी है, तो डिक्शनरी में ये की होती है, ये वैल्यू होती है, सिमिलरली ये की है और ये हमारी क्या है, वैल्यू है। तो अब हमको डी जॉन वाली जॉन की वैल्यू चाहिए, यानी जॉन की वैल्यू क्या है 40, तो हमारा आंसर क्या देगा 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 की तरफ चलते हैं। 340 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 340 में बोल रहा है ये 1 और 2 है। अब इसको हम इस वाले टपल को 2 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन किया इस टपल में, तो इस टपल की वैल्यू क्या है 1,1,2। तो इस पूरे टपल का 2 बार अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो उसका आंसर क्या देगा 1,2, 1,2। इस तरीके से तो लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिखेंगे एक ही टपल के अंदर 1,2 1,2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 341 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 में बोल रहा है T1 की वैल्यू ये दी है, T2 की ये दी है, क्या T2 T1 से बड़ा है? अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो देखो 1 इज ग्रेटर देन 1 बराबर है, नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, ये T1 इससे T2 से बड़ा है, T1 T2 से बड़ा है, और यहाँ पे T2 की बड़ी बात हो रही है कि T2 बड़ा है, ये बड़ा है, T1 बड़ा है, T2 बड़ा है। यहाँ पर अगर इस वाले टर्म के लिए बात की जाए तो इस वाले टर्म के लिए T1 बड़ा है। तो हमें जब पता है 3 के लिए, इस वाले के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है सिर्फ इस लास्ट के लिए। तो जब 3 में ये फॉल्स आ रहा है, 1 में 2 आ रहा है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा फॉल्स। तो ये इससे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या आ गया फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है आउटपुट निकालना है। माई टपल है और टपल के अंदर हमारा 1 2 3 4 अगेन यही है, और अब माई टपल इसमें अपेंड करना है, मतलब ये 1 2 3 4 के अंदर हमें एक और ये अपेंड करना है अपना टपल। सो आपको एक बात बता दूं कि जो टपल के अंदर हम कोई भी चीज अपेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कि टपल जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। और इम्यूटेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इम्यूटेबल के अंदर हम अपेंड नहीं कर सकते। इम्यूटेबल के अंदर म्यूटेबल मतलब जहां हम चेंजेस कर सकते हैं, और इम्यूटेबल वेयर वी कांट चेंज। तो टप्पल हमारा इम्यूटेबल है एंड डोंट हैव टू अपेंड मेथड अप्लाई हियर। सो इस वजह से हमारा यहाँ पर अपेंड एरर शो हो जाएगा, एरर इस जगह शो हो जाएगा बिकॉज कि यहाँ पर हमको बोल रहा है टपल टपल के अंदर हमें अपेंड करना है। अपेंड का मतलब हो गया कि हम इस लिस्ट में 1 2 3 4 फिर 5 6 7 ऐड करें, अपेंड में चेंज करें, एक नई लिस्ट जनरेट करें। लिस्ट मतलब टपल, एक नया टपल जनरेट करें, ये कहना चाह रहा है। लेकिन हम यहाँ पर कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें टपल, टपल की जगह लिस्ट दिया होता तो हम कर सकते थे, बिकॉज अपेंड हम करते हैं लिस्ट में कर सकते हैं लेकिन टपल में नहीं कर सकते। टपल एक इम्यूटेबल फंक्शन होता है, टपल एक इम्यूटेबल की तरह ट्रीट करते हैं। सो हम इम्यूटेबल का मतलब वेयर वी कांट चेंज, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट टू वेट करिएगा एक सेकेंड। हाँ ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 343। सो क्वेश्चन नंबर 343 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नंबर गेम्स दिया है, इसमें डिक्शनरी दिया है, यानी ये की और वैल्यू की फॉर्म में लेगा। नंबर गेम्स बराबर ये दिया है एंड 10 ये दिया है। सम इज इक्वल्स टू सम की इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है फॉर के इन नंबर गेम्स, के की नंबर रेंज की हमें वैल्यू दी है, मतलब ये के की जो वैल्यू है वो हमारी, मतलब फॉर की जो वैल्यू है वो हमारी के से लेकर नंबर गेम्स तक में जो भी हमारी लेंथ होगी वहां तक, यानी के की इनिशियल वैल्यू भी हमें देखनी है अभी क्या होगी। उसके अलावा फॉर सम इज इक्वल्स टू, इस लाइन का मतलब है सम इज इक्वल्स टू नंबर गेम्स, और ये नंबर गेम्स को अब हमें बता रहा है, नंबर गेम्स को ये के से डिनोट कर रहा है, के प्लस क्या है, प्लस सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, सॉरी सम इज इक्वल्स टू सम, इसका मतलब यही होता है इस लाइन का, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर गेम्स। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं हमें लेंथ ऑफ नंबर गेम्स की, जो नंबर गेम्स की लेंथ है। अब यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम लेंथ हमारी इन सब में क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो तो सिंपल पता चल गई कि भाई 3 है। शॉर्ट तरीका है याद करने, तरीका है समझने का। एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी कोड देखो उसमें सबसे पहले आप आउटपुट देखो उसका,
एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। आप 4 ऑप्शन देखो, पहले तो ये देख लो कि क्या कोई एरर वाला ऑप्शन है। अगर एरर वाला ऑप्शन है तो प्रोग्राम में एक नज़र मार लो कि क्या कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो सिंपल, आपको पूरा सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप अगर एरर है तो टिक करिए, अदरवाइज सॉल्व करिए। तो ऑप्शन में एरर नहीं है। दूसरा स्टेप है प्रोग्राम को, कोड को सॉल्व करने का, कि आपको आउटपुट निकालना हो तो दूसरा ऑप्शन है कि हमें प्रिंट देख लेना है। भाई जो भी प्रिंट प्रिंट दिया होता है तो प्रिंट के अंदर जो भी फंक्शन की वैल्यू दी होती है हमें मोस्टली वही प्रिंट कराना होता है। नहीं तो प्रिंट से अगर हम लोग ये भी काउंट कर सकते हैं कि हमें प्रिंट फंक्शन कितनी बार कॉल हो रही है। अगर प्रिंट फंक्शन एक बार कॉल हो रहा है यानी हमारा आउटपुट में सिंगल वैल्यू आएगी। प्रिंट फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा है तो हमारे आउटपुट में 2 वैल्यूज भी आ सकती हैं। 3 बार कॉल हो रहा है तो 3 भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार कॉल हो रहा है तो जो भी वैल्यू आएगी आउटपुट में सिंगल ही आएगी। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप है प्रिंट फंक्शन को डायरेक्ट देखो उसके अंदर क्या, अगर उसके अंदर कुछ आपको दिया हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। पूरा कोड पढ़ने से पहले ही यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करो, पूरा पढ़ो समझो। एग्जाम में कोई आपको थ्योरी नहीं पूछ रहा, ना ही वो इंटरव्यू है कि आपको ये चीज पूछ रहा है, हर चीज का मतलब पूछ रहा है। आपको सिर्फ अभी एग्जाम क्वालिफाई करना है, पास करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, कट ऑफ क्लियर करनी है। तो उसके लिए मैं आपको जल्दी आपका कोड कैसे सॉल्व होगा उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, और पहले ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे जाके चेक करो एरर है या नहीं है। सेकंड स्टेप, प्रिंट देखो कितनी बार प्रिंट है। प्रिंट जितनी बार होगा उतनी बार आउटपुट आएगा, ये बात फिक्स्ड है। तीसरी बात आपके लिए वेल गुड हो जाएगा कि आपके प्रिंट के अंदर ही कोई वैल्यू दी है, यानी नंबर गेम्स दिए, यानी यहाँ पर नंबर गेम की लेंथ हमें मैक्सिमम कितनी दी है, 3। तो 3 हमारी हो गया। सम क्या है, तो सम की वैल्यू भैया हमारी इन सबको प्लस कर लो। तो 8 + 10 + 12 इज 30। कितना आ गया हमारा आंसर, 33। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। चलते हैं नाउ। तो 344 क्या बोल रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज अबाउट द सेट इज नॉट ट्रू। तो सेट के बारे में क्या ट्रू नहीं है। भाई देखो सेट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। यानी अगर हमारा कोई सेट है तो 1 1 2 2 3 4 5 5 ऐसे लिखा है तो हमारी सेट के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो अलाउ नहीं होगी। तो हमारा जो सेट होगा वो होगा 1 2 3 4 इस 5 इस तरीके से। यानी जो भी वैल्यू हमारी रिपीट है वो रिपीट नहीं होगी, सिंगल टाइम्स हमारी वैल्यूज आ रही होंगी। डेटा टाइप्स विद अनऑर्डर वैल्यू, अनऑर्डर वैल्यूज हो सकती है। यानी सेट हमारा इस तरीके से भी हो सकता है, पहले 5 हो, फिर 4 हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो। तो इस तरीके से भी हमारा अनऑर्डर्ड वैल्यूज सेट के अंदर हो सकती है। जरूरी नहीं है वो 1 2 3 4 हो, वो ऐसे भी हो सकती है कि 5 3 7 9 इस तरीके से भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी वैल्यू ऑर्डर्ड ही हो, अनऑर्डर्ड भी हो सकती है। तो ये बात सही है। इम्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल मतलब हम सेट में चेंजेस कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब नहीं कर सकते। म्यूटेबल मतलब कर सकते हैं। तो म्यूटेबल सेट एक म्यूटेबल है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। म्यूटेबल में सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सेट म्यूटेबल है ना कि इम्यूटेबल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। और हमसे यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू क्या है हमारा, नॉट ट्रू हमारा भाई क्या है, नॉट ट्रू है हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 345, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट दस करेक्ट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग सेट। करेक्ट सिंटेक्स क्रिएटिंग सेट का क्या नहीं है भाई, अभी मैंने बताया कि जो सेट है हम उसको टबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको डिक्शनरी की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सेट को ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 8 इस तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं। हम सेट को ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि इस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट क्रिएट कर दी और ऐसे मैंने इस तरीके से नहीं लिख सकती हूँ। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इसके अंदर वैल्यू सिंगल टाइम पास करा सकती हूँ, पर मैं सेट को ऐसे कभी नहीं लिख सकती। तो ये गलत हो गया। देखो एक लिस्ट की फॉर्म में सेट को हम लिख सकते हैं, ये सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं और डिक्शनरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। ये हमसे यही पूछ रहा है नॉट द करेक्ट सिंटेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट सिंटेक्स हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 346 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 346 बोल रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका हमें आउटपुट बताना है भाई। हमने अभी बताया जैसे कि हम रिजल्ट से चलते हैं, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं एरर है या नहीं है। अगर एरर है, ऑप्शन में एरर है, तो हम बाकी का चेक करते हैं क्या सही है।
नंबर्स दिया है, सेट दिया है, सेट के अंदर ये लिस्ट बनाई हुई है, सही है, यानी एरर तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हमको क्या बताना है, लेंथ बतानी है। तो लेंथ क्या, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हम क्या लगा लेंगे, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे भाई, सिंपल क्वेश्चन समझ के इसका आंसर ये लगा लेंगे। बट आप वही गलती कर बैठोगे, यहाँ पे आपको आंसर ये नहीं लगाना है। आपको आंसर क्या लगाना है भाई, आपको आंसर लगाना है इसका, देखो एक सेकेंड, आपको आंसर क्या लगाना है, आपको आंसर लगाना है यहाँ पे, देखो ये सिंगल टाइम आप वैल्यू को काउंट करेंगे, यानी 1 1 दो बार दिया है तो आप लिखोगे एक बार, 2 एक ही बार है तो एक ही बार, 3 3 कितने टाइम्स दिया है, 3 टाइम्स, लेकिन आप कंसीडर कैसे करोगे, एक ही टाइम। 4 4 दो टाइम लिखा है, लेकिन आप कंसीडर कैसे करोगे, सिंगल टाइम्स। तो यहाँ पर ये हमारी लिस्ट है, तो इस तरीके से हमारी सेट की वैल्यू एक ही बार डिफाइन होती है, इसको बार बार हम रिपीटेडली नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको लेंथ पूछ रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ क्या होगी 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंथ कितनी आएगी, 4। क्वेश्चन नंबर 347 की तरफ चलते हैं। 347 क्या बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है एक हमें प्रिंट कराना है और हमें फंक्शन यूज किया हुआ है फिल्टर। अब देखो भाई, यहाँ पर हमारा क्या है, हमें आउटपुट बताना है इस वाले कोड का। हमको क्या दिया है, फंक्शन फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, हमारी जितनी भी वैल्यू है उनको एज इट इज फिल्टर करके हमें दे देता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमको टेस्ट करके, फिल्टर में टेस्ट करके वैल्यू ए की जितनी भी सेट की वैल्यू है वो सारी एज इट इज दे देगा रिटर्न। अब हमको टेस्ट क्या करना है, फर्स्ट, यानी ये जितनी भी हमारी, इफ फर्स्ट इन बी सेट ए ऑफ बी के अंदर क्या सेट ए है, बी के अंदर सेट ए है, और टेस्ट क्या करना है फर्स्ट को, टेस्ट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इन बी जो बी में है, टेस्ट इसको करना है। तो बी में क्या है, सेट ए का सेट है, तो हमारा एज इट इज जो लिखा है वही एज इट इज आ जाएगा फिल्टर होके। फिल्टर मतलब एज इट इज जो वैल्यू हमें दी हुई है, जो सेट हमें दिया है वही हमें रिटर्न हो जाएगा, 6 और फिर 7 और 7, 6 और फिर 7 7 और 7। तो हमें एज इट इज सेट रिटर्न हो जाएगा फिल्टर में। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5 5 6 7 7 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 348 की तरफ चलते हैं। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि एम्प्टी सेट कौन क्रिएट करेगा। भाई एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते, एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी। हम ऐसे करके सेट और एम्प्टी ऐसे दे सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। हम एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 349 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 349 बोल रहा है कि what will be the, एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट हैव अ वेट। ठीक है, ओके फाइन। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो देखो, ए वाले में ए एक सेट है, उसमें हमें ये दिया हुआ है डिक्शनरी के रूप में 5 4। बी वाला ये दिया है। अब क्या बोल रहा है कि क्या बी, ए इज लेसर देन बी, तो ए लेसर देन बी है। तो हम भाई इनकी सिंपल सी बात है कि हम इनकी क्या करेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे। इसकी लेंथ क्या है 1 2, तो इसकी लेंथ 2 है। इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ 4 है। तो क्या 4 2 इज लेसर देन 4, 2 इज लेसर देन 4, सही बात है। तो ये बात सही है, गलत है, ये बात सही है। तो हमारा आंसर क्या देगा, ट्रू। तो ट्रू हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 क्या बोल रहा है भाई, इफ ए ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भाई ट्रू है। तो इसमें से हमारी जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वो होगी भाई, देखो हमको बोल रहा है कि स्टेटमेंट फॉल्स है, सॉरी 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 माय मिस्टेक। देखो, प्रिंट लेंथ ए हम इस तरीके से करा सकते हैं, सही बात है। प्रिंट मिनिमम ए, इसका हम मिनिमम फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। हम इसमें रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है, हम ये भी कर सकते हैं। हम लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते A2 की वैल्यू, मतलब ये तो हमारी, और वैसे भी 45 तो आ नहीं रही है किसी की भी। तो यहाँ पर क्या ऐड करके प्लस करके किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई शो नहीं कर रहा पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमारा भाई ऑप्शन नंबर क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोल रहा है फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 351। चलो, हमने 350 350 क्वेश्चन तो कर लिए, अब हम 351, अब हमारे 150 क्वेश्चन प्लस और रह गए हैं। तो
कल परसों 2-3 दिन के अंदर मैं सारी क्वेश्चंस कराने की ट्राई करूंगी पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू इतना 5 6 7, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड ए एट 5 इज एक्सिक्यूटेड। तो भाई क्या होगा अगर हमने इस तरीके से इसको लिखा। तो देखो भाई, अगर हमने इसमें एड 5 किया तो ये एड 5 मतलब क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमें एज इट इज रिटर्न कर देगा। और ये ए में ए वाली सेट में हम ऐड करेंगे 5 को, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमें सेम टू सेम रिटर्न करा देगा, क्योंकि हमको पता है सेट में हम पढ़ चुके हैं जो सेट होता है सेट फंक्शन, उसमें हमें एक बार में, अगर हम सेट में ऐसे लिखें 5 6 7 5 5 4, तो हमको एट द एंड वो एक बार में एक ही वैल्यू, वो हमें क्या रिटर्न कराएगा 5 6 7 4, तो ये रिटर्न कराएगा। तो यानी सेट में कितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे 5 6 7 है तो 5 6 7 और मैंने ऐड करा दिया 5 को, तो ये ऐड 5 कर लिया। लेकिन हमको सेट में रिटर्न तो सिर्फ यही कराएगा ना, फाइनली एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न कराता है। तो 5 6 और 7 फाइनली हमारा जो ए का सेट आएगा वो यही तो आएगा 5 6 7। तो 5 6 7 हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि हमारे हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 352 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 में पाइथन का कोड है, हमको ये दिया है एंड देन ये एक सेट दिया है, ए प्लस बी करना है। याद रखिएगा पाइथन में अगर हमें ऐड करना हो तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन के सेट के लिए। अगर हमें दो सेट दिया है और हमें प्लस करना है तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको सम फंक्शन नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से प्लस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और एरर क्यों आएगा, क्योंकि अनसपोर्टेड ऑपरेंड डेटा टाइप है, जो सेट का अनसपोर्टेड डेटा टाइप है, यानी सम हमें नहीं दिया, इस वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 352। लेकिन ये चीज हमारी माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए नहीं होगी, वहां पे हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो सकता है, लेकिन प्लस के लिए हम ऐसे यूज नहीं करते, सेट में सम यूज करते हैं प्लस करने के लिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि सिर्फ सम के लिए ये चीज अप्लाई होती है सेट में, सम के लिए प्लस साइन यूज नहीं करते, हम सिर्फ सम लिख के ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 की तरफ चलते हैं। यही क्वेश्चन है लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है भाई, माइनस निकालना है। तो माइनस के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो ए माइनस बी करना है तो ए में सेट क्या है 3 4 5 6, तो हमारी पहली बार हमें ए में से बी करना है, तो जो चीज हमारी सी में है वो हमारी इंक्लूड नहीं होगी। तो 4 और 5 सिर्फ हमारा यही आंसर आ जाएगा। अगर मुझे b माइनस ए करना होता सपोज, तो b माइनस ए यानी b वाली वैल्यू और a वाली वैल्यू, तो b से चलेंगे, b में जो a में नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाता है 2,8। लेकिन यहाँ पर क्योंकि a माइनस बी है तो b वाली a की वो वैल्यू जो b में कॉमन है वो क्रॉस हो जाएगी, बाकी सारी हम a की वैल्यू को लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 4,5। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 354 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको बोल रहा है भाई, यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको इस वाले ऑपरेटर का साइन यूज करना है। ये अब हमको ए और बी के लिए हमें यूज किया जा रहा है, सेट ए और सेट बी। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है वो हम एक्सॉर के लिए यूज करते हैं, ऐसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हम वो सारे अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सॉर का मतलब कि जब जहां पर सेम वैल्यू है उनको, जहां पर सेम वैल्यू है, जहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट एलिमेंट इन सेट ए और सेट बी बट नॉट बोथ, मतलब एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी हो बी में भी हो, मतलब हमारी 1 1 जहाँ एक्सॉर में हम नॉर्मली क्या करते थे, जहाँ पर सेम होते हैं वहाँ ट्रू और जहाँ डिफरेंट होते हैं वो फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही करना है हम, और के लिए मतलब इस वाले साइन में हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली कि हम लोग वैल्यू देख लेते हैं, जहाँ पर सेम है उनको ले लेते हैं, जहाँ डिफरेंट है हम उनको नहीं लेते। तो देखो 7 8 को कैंसिल कर दिया, बचा क्या 5 6 और 10 11। कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है, जब हम लोग नॉर्मली एक्सॉर करते थे तो एक्सॉर में क्या करते थे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो एक्सॉर में क्या होता था, जहां पर भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो, सेम टाइप की वैल्यू हो, यहाँ पर भी सेम टाइप की वैल्यू हो, वहां आ जाता था हमारा फॉल्स यानी 0। और जहां पर भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो वहां हमारा आ जाता था ट्रू। तो यहाँ पर भी सेम टाइप की वैल्यू हो
वो हमारा क्रॉस हो जाता है, और जहाँ पर भी सेम टाइप की वैल्यू नहीं है यानी डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, वो हम एज ले लेते हैं। इस वाले साइन का मतलब यही है, ये एक्सॉर की तरह यूज होता है, और इसमें जो हमारी एक तरह से सिंपल तरीका याद रखो, जो अनकॉमन वैल्यू है, जो कॉमन नहीं है, उनका एक सेट ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 355। इसमें सेट को हम 3 बार एज इट इज लिखना है। तो सेट को हम 3 बार लिखेंगे। एस सेट एस हमारा इधर आ जाएगा, तो 5 6, 5 6, 5 6, सिंपल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ए इक्वल इक्वल टू बी है। तो क्या बोल रहा है भाई, ए इक्वल इक्वल टू क्या बी है? तो देखो, इधर 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। बस इंडेक्सिंग चेंज है, उससे हमें सेट से फर्क नहीं पड़ता। हम ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि क्या ए की अंदर की वैल्यू बी के अंदर की वैल्यू के बराबर है। हाँ है, बिल्कुल है, तो ट्रू आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 की तरफ चलते हैं। 357 में क्या बोल रहा है? 357 में बोल रहा है कि हमको डिवाइड देना है 3 4 5 6, और इसमें बी वाली साइड में है 5 6 7। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो भाई, 3 4 और 5 6 और 7। तो जब भी डिवाइड वाली बात हो सेट की, तो आपको क्या करना है, एक बार सारी वैल्यूज को लिख दो बस। 5 6 7, मतलब दोनों सेट में से जो भी जितनी भी कॉमन अनकॉमन वैल्यूज हैं, जो एक एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 10 बार आए, डोंट केयर अबाउट इट। हमें सारी वैल्यू को सिंगल बार लिख लेना है, याद रखिएगा। तो 3 4 5 6 7 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 358 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ये कोड, और हमको बोल रहा है क्या ये कोड वैलिड है या नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो, हमें सबनेट दिया हुआ है, एक कोड के अंदर दूसरा एक सब कोड दिया है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि एलिमेंट के अंदर हमें एक और एलिमेंट, एक और सेट दिया, सेट के अंदर एक और सेट दिया। ये कभी भी वैलिड नहीं होता। सेट बनाते टाइम हमारा एक सेट के अंदर दूसरा सेट इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एरर आ जाएगा। क्योंकि एरर इस क्यों आ जाएगा? क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सेट कांट बी प्रिंटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरर सब सेट्स आर नॉट अलाउड। तो भाई वही वाली बात होती है, एक सेट के अंदर दूसरा सेट यानी सब सेट अलाउड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।